जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। Why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? दोस्तों, दो बेहद अहम खबरें हैं जिससे आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की मौजूदा सियासत भारत को किस अंधेरे की तरफ ढकेल रही है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अमेरिका की सदन में एक प्रपोजल पेश किया गया है जिसमें अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर को भारत को ऐसे देश के तौर पर नॉमिनेट करने के लिए कहा गया है जहां मजहबी आज़ादी के हक के वायलेशन को लेकर हालात बेहद फिक्रमंद करने वाले बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड बैंक के भी मेन इकोनॉमिस्ट रह चुके अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कौशिक बसु ने कहा है कि एग्रेसिव नेशनलिज्म भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। उनके मुताबिक भारत इसी राष्ट्रवाद के चलते तबाह हुए अर्जेंटीना के रास्ते पर चल रहा है। तो आपको बता दूं कि 1920 के दशक में अर्जेंटीना की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुआ करती थी और तब ये अमीर मुल्कों में से एक हुआ करता था। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में उभार का क्रेडिट वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को दिया गया था और बाद में उसकी इकोनॉमी में जब तबाही आई तो इसे वहाँ 1930 के दशक में जुंटा के ब्लाइंड नेशनलिज्म यानी अंधभक्ति वाले राष्ट्रवाद जो इस वक्त भारत में भी चल रहा है उससे जोड़ा जाता है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी दुनिया में साहिब का डंका बज रहा है। तो पहले अमेरिकी सदन में मोदी सरकार के लिए क्या क्या कहा जा रहा है उसको समझ लें, फिर जानेंगे क्यों मौजूदा भारत को अर्जेंटीना से मिलाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्हान उमर ने अमेरिकी सदन में एक प्रपोजल पेश किया है। वैसे इल्हान उमर का भारत की तरफ इस तरह का तेवर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का दौरा किया था और उनका ये दौरा काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। भारत ने इल्हान उमर के इस दौरे को काफ़ी शार्पली क्रिटिसाइज किया था। खैर, अब अमेरिकी सदन में पेश करे गए प्रपोजल में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिकी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दूं, इस कमीशन ने बीते 3 सालों से भारत को रिलीजियस फ्रीडम को लेकर खास फिक्र करने वाला मुल्क डिक्लेयर करने की मांग करी है और अब ट्यूसडे को पेश करे गए इस प्रपोजल को जरूरी कार्रवाई के लिए सदन के फॉरेन मामलों की कमेटी के पास भेजा गया है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इल्हान उमर की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के दौरे पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने काफी नाराजगी जताई थी। तब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने इसे भारतीय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन बताया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के एक ऐसे हिस्से का दौरा किया गया है जिस पर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर कोई राजनेता अपनी नैरो मेंटालिटी की सियासत करना चाहता है तो ये उनका काम हो सकता है, लेकिन हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन ये है। तो दोस्तों, हिजाब पहनने वाली इल्हान उमर ने अपना बचपन कीनियाई रेफ्यूजी कैंप में बिताया था
जहां उनकी फैमिली सोमालिया से माइग्रेट करके आई थी। उन्होंने इस रेफ्यूजी कैंप में 4 साल बिताए थे। फिर साल 1997 में एक स्पॉन्सर की मदद से वो अमेरिकी स्टेट मिनेसोटा पहुंची थी और साल 2016 में 36 साल की उम्र में इल्हान उमर पहली सोमाली अमेरिकन कांग्रेस वुमेन बन गई। अपनी जीत के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह जीत उस 8 साल की बच्ची की है जो रेफ्यूजी के कैंप में रही थी। ये जीत उस लड़की की है जिसे जबरदस्ती कम उम्र में ही शादी के लिए मजबूर किया गया था। ये जीत उन सभी की है जिन्हें ख्वाब देखने से रोका गया। खैर दोस्तों, अब अगर भारत के मौजूदा सियासी हालात पर लौटें तो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कौशिक बसु ने थर्सडे को वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के पारा में कहा है कि एग्रेसिव नेशनलिज्म देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए रुकावट है और इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना का हवाला भी दिया। कौशिक बसु ने कहा कि 1862 के बाद अर्जेंटीना की इकोनॉमी में तगड़ी बढ़त दर देखने को मिली थी। ऐसा एक्सटेंसिव पैमाने पर पूंजी के फ्लो और बड़ी तादाद में लोगों के दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने के चलते मुमकिन हुआ था। पूंजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के फ्लो के चलते अर्जेंटीना इस इलाके का पावर हाउस बनकर उभरा था। 1896 तक यहां पर पर्सन इनकम अमेरिका के जितनी हो गई थी। हालांकि अर्जेंटीना फिर अपने कुख्यात दशक 1930 में आया जब एक कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी और तानाशाह की सरकार का इस लैटिन अमेरिकी देश पर कब्जा हुआ। इस सरकार ने ब्लाइंड नेशनलिज्म यानी वही मौजूदा भारत वाले अंध राष्ट्रवाद की वकालत करी। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। और अहम बात यह है कि अभी कुछ रिसर्च से पता चलता है कि जिस ग्रोथ रेट से अर्जेंटीना अब आगे बढ़ रहा है उसके बेस पर उसे यूरोप की इकोनॉमी से बराबरी करने में 90 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, कौशिक बसु ने कहा है कि अर्जेंटीना का एग्जाम्पल भारत के लिए वार्निंग है। कौशिक बसु के मुताबिक अर्जेंटीना ने ब्लाइंड नेशनलिज्म के चलते एजुकेटेड लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया था और इसका सीधा सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ा था। कौशिक बसु ने भारतीय सोसाइटी में बढ़ते पोलराइजेशन के चलते इन्वेस्टमेंट के लिए यकीन में कमी को लेकर भी फिक्र जताई है। खैर दोस्तों, दुनिया के तमाम जानकार बार बार भारत के मौजूदा हालात को लेकर अपनी फिक्र जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी नफरत की सियासत से हटने को तैयार नहीं है। तमाम जानकारों ने श्रीलंका का ताज़ा एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन फिर भी मौजूदा भारत में जहरीला सियासी तमाशा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। As you know, last month I let a letter to Ambassador Juster and Jones with you CC'd on it on the situation of Kashmir. Our partnership with India is strategic, but it's also based on our shared values of democracy, religious pluralism, and the respect of human rights. Under Modi and the BJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the BJP. So my first question to you is about the right of self-determination. Is the United States committed to emphasizing the centrality of Kashmir voices in determining the future of the Jammu and Kashmiri people? And part of the reason I emphasize the context of the larger PGP project is because I think in both cases, the impunity we have seen for crimes against Muslims under the PJP was warming for such worse things to come. In Assam, almost 2 million people are being asked to affirmably approve their citizenship. As my colleague and the chairman said, there have been official statements to the effect that no Buddhist, Christian, Sikh, or Jain refugees need to worry about their status. And so this is a clear anti-Muslim program. And I'm sure you've seen the same reports that the Indian government is starting to build camps in Assam, presumably to hold those who are unable to prove their citizenship. This is how the Rohingya genocide started. At what point do we no longer share values with India?
Are we waiting for the Muslims in Assam to be put in those camps? The fact that there are public statements of having only Muslims prove their citizenship should be extremely alarming, and an excuse that we don't police other democracies is not one that should be acceptable to this committee or acceptable to the American people. We have to raise our voice of concern. We do that in many situations. There should not be an exception in this situation. Thank you, and I yield back. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।